औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 जो है नाम दे माली का, उसकी रीडिंग करेंगे। तो उससे पहले मुसन्निफ का तारुफ पढ़ते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 79। मौलवी अब्दुल हक 1872 में पैदा हुए और 1961 में इन्होंने वफात पाई, तो इनकी उम्र बनती है 89 ईयर, यानी 89 साल। जो लाइंस मैं रीडिंग करूंगी वो आपने अंडरलाइन करनी है। मौलवी अब्दुल हक जिला मीरठ यूपी के एक गांव हापुर में पैदा हुए। 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के सदर रहे। मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया मुहक्किक यानी तहकीक करने वाले, नकात तनकीद करने वाले, लुगत निगार और उम्दा इंशा पर्दाज थे। उर्दू के बहुत बड़े मोहसिन हैं। इनकी नाकाबिले फरमोश खिदमात के पेश नज़र इन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब मिला। उनका अदबी असलूब सादा और दिलकश है। फिर नीचे इनकी बच्चों तसनीफ दी हुई है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है और इसकी डिटेल से रीडिंग खुद करनी है। नामदेव माली। नामदेव मकबरा राबिया दोरानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था, इसको अंडरलाइन करें। जात का ढेर जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है, इसको भी अंडरलाइन करें। कौमों का इम्तियाज मसनूई है। इम्तियाज होता है फर्क, मसनूई आर्जी, और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं, इसको भी अंडरलाइन करें। ये खूबियां नीची जात वालों में भी ऐसी होती हैं जैसी ऊंची जात वालों में। कैस हो, कोकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। कैस मजनून, कोकन पहाड़ खोदने वाला। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था, इसको अंडरलाइन करें। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते में ही था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। सुपुर्द हवाले करना, चमन बाग। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नजर आता था। लिखते लिखते कभी नजर उठा कर देखता तो नामदेव को हम्मातन यानी भरपूर तवज्जो से अपने काम में मसरूफ पाता। बाज दफा इसकी हरकतें देखकर बहुत तज्जुब होता, हैरानी होती। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा और उसका थनोला, दरख्त का जो थाला होता है, साफ कर रहा था। थनोला साफ करके हौज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दिया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखा। फिर उल्टे पांव पीछे हट कर उसे देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं, बेकार है, इसको अंडरलाइन करें। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके आसपास यानी इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन था, मसरूफ था। उसकी कोई औलाद ना थी। वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। निगहदाश्त होती है देखभाल। उनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसा खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके यानी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते और फलते फूलते, उनका उसका दिल भी बढ़ता और फलता फूलता। उसको तवाना और टांटना टांटा यानी मजबूत कवि देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग यानी बीमारी पैदा हो जाती तो उसे बड़ा फिक्र होता, यानी वो परेशान हो जाता। बाजार से दवाएं लाता, बाग के दरोगा या मुझसे कह कर मंगवाता। दिन भर
यानी सारा दिन इसी में लगा रहता और इस पौधे की ऐसी सेवा करता यानी खिदमत करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज बीमार की करता है। हजार जतन करता यानी कोशिश और इसे बचा लेता, और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ जाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। शनाख्त होती है पहचान। खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत यानी मेहरबानी से और गौर से इनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी इसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल, बगैर झिझक के रुके या बगैर झिझक के चला जाता। मुफ्त इलाज करता, कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता। इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका यानी किचन का जो फटा होता है। क्या मजाल हिम्मत जो कहीं घास फूस कंकर पत्थर पड़ा रहे। रवशें बाकायदा, रवशें होती हैं कतारें, थानोले दुरुस्त, सिंचाई पानी देना और शाखों की काट छांट वक्त पर झाड़ना बुहारना, सुबह शाम रोजाना। घर सारे चमन को आईना बना रखा था। बाग के दरोगा अब्दुल रहीम फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार यानी काम के माहिर। अंडरलाइन करें इस लाइन को। बाग के दरोगा कौन थे? अब्दुल रहीम फैंसी। और मुस्तैद यानी चुस्त शख्स हैं और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं सख्ती से। अक्सर मालियों को डांट टपट करनी पड़ती है, वरना जरा भी निगरानी में ढील हुई हाथ पर हाथ रखकर बैठ के या बेड़ी पीने लगे या साय में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन कायल और कामचोर वाकया हुआ है। इसको अंडरलाइन करें। आराम तलबी हम में कुछ मोरूसी हो गई है, विरसे में मिली है, लेकिन नाम दो देव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया माफिया यानी दुनिया और आखिरत से बेखबर अपने काम में लगा रहता। ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह। सताइश होती है तारीफ, तमन्ना आरजू, सिला बदला। एक साल बारिश बहुत कम हुई। कुओं और बालियों यानी पक्का कुआं जिसके अंदर सीढ़ियां लगी होती हैं, पानी बराए नाम रह गया। वक्त बाग पर आफत यानी मुसीबत टूट पड़ी। बहुत से पौधे और पेड़ तल्फ हो गए, तबाह हो गए। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए थे जैसे देख के बीमार। देख होता है दमा। लेकिन नामदेव का बाग हरा भरा यानी सरसब्ज शादाब था और वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठा कर लाता और पौधों को सेंचता। सेंचता मीन पानी देता। ये वो वक्त था कि कैद ने लोगों के औसान खता कर रखे थे। होश उड़ जाना और इन्हें पीने का पानी मुश्किल से मुयसर आता था, मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत यानी कमी और बड़ी और उसने रातों को भी पानी ढो ढो के लाना शुरू किया। पानी क्या था? यूं समझिए कि आधा पानी और आधा कीचड़ होती थी, लेकिन यही गदला पानी पौधों के लिहाक में आबे हयात था। मैंने इस मिसल कारगुजारी पर इसे इनाम देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों के पाले पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक हकदार नहीं होता। कैसी तंगी तुर्शी हो यानी गुर्बत, तो वो हर हाल में करना ही पड़ता है। जब आला हजरत हजूर निजाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल आया तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन, नवाब सिराज जार, जंग बहादुर नाज़्मे तालीमात को तफवीज हुआ यानी सौंपा गया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था। मकबरा राबिया दौरानी और इस का बाग जो अपनी तरतीब व तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। वैसी जानवरों का मस्कन था यानी रहने की जगह, और झाड़ जंगार से पटा पड़ा था। पटा मीन
भरा पड़ा था। झाड़ जंगल, गैर मामूली घास और पौधे आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज, शादाब और आबाद नजर आता है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैरो तफरी से महजूज होते, यानी लुत्फ उठाते। डॉक्टर साहब को आदमी परखने यानी जांचने में भी कमाल था, महारत हासिल थी। वो नामदेव के बड़े कदरदान यानी कदर करने वाले थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगरानकार और बीसों माली भी कैसे कैसे टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी, शाम से शामी आए थे। उनके बड़े ठाठ थे, शानो शौकत। ये डॉक्टर साहब की उपज थी, इजाद थी, नई इख्तरा, नई इजाद। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। उसने ना फने बाग बानी की कहीं तालीम पाई थी, ना उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन यानी शौक, काम से सच्चा लगाव था और इसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसी का काम काज रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सेंधी शराब पीते जो खजूर के रस का होता है। ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सिंधी शराब पीता, यहाँ तक कि कभी बेड़ी ना पी। बस ये था और उसका काम। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरश हुई, हमला। सब माली भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर ना हुई कि क्या हो रहा है। वो अपने काम में लगा रहा। उसे क्या मालूम था कि कज़ा उसके सर पर खेल रही है, यानी मौत। मक्खियों का गजबनाक झुलड़ा यानी क्या था, ग्रोह उस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर इसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला, मुनकसिरुल मिजाज यानी आजिज़ी वाला था। उसके चेहरे पर बशात, खुशी और लबों यानी होंठों पर मुस्कुराहट फैलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुक कर मिलता। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी। इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बिसात यानी ताकत से बढ़कर मदद करता था। काम से इश्क था और आखिर काम करते करते दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा यानी सर्दी, धूप हो या साया, दिन भर बराबर काम करता रहता। उसे कभी ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसीलिए उसे अपने काम पर फख्र और गरूर ना था। वो ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से बैर था यानी दुश्मनी, ना जलापा यानी हसद। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। लेकिन उसे ये कभी एहसास ना हुआ कि कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उस वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने समझना शुरू कर दिया नेकी नेकी नहीं रहती। इस लाइन को अंडरलाइन करें। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता, मैं सोचता कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत यानी खूबी रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। इस लाइन को अंडरलाइन करें। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश में इंसान इंसान बनता है। ये समझो कुंद हो जाता है, खालिस सोने की तरह। हिसाब के दिन जब अमाल की जांच पड़ताल होगी, खुदा ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदात यानी ताकत तुझ में वदीयत की थी, डाल दी गई थी, अता की थी तुझे, उसे कमाल तक पहुंचाने और इस काम से काम लेने में तूने क्या किया और खल्के उल्लाह को इससे क्या फैज पहुंचाया। फैज होता है फायदा। अगर नेकी और बड़ाई का ये म्यार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था, तो जात का ढेर पर अच्छे अच्छे शरीफों से ज्यादा शरीफ था। यहाँ तक रीडिंग मुकम्मल हुई बच्चों। इसका सवाल नंबर 2, 3, फिर आगे है 8 और एक पैराग्राफ बताती हूँ। ये आपने इक्तबास की तशरीह करनी है, ठीक है। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था, यहाँ से लेके बेगार है तक। पहला पैराग्राफ है। इसकी इक्तबास की तशरीह आपने नोटबुक पे करनी है और बाकी जो सवाल नंबर 2, 3, 8 है
یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی کرنے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.